हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक को शुरू करने से पहले, उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं जस्ट आपसे कुछ बातें करूँगी। आप बताइए, आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको किस तरह से बुलाते हैं? कई बार आपके फ्रेंड जो है आपको इस तरह से बुलाते हैं, आपकी जो है सैनी साहब इधर आओ, सैनी साहब आप मेरे साथ चलोगे, या फिर आप भुल्लर साहब तुसी मेरे नाल चलोगे, या फिर अगर आप अच्छी डांसर हैं तो डांसर इधर आ। इस तरह से आपके फ्रेंड या जो भी आपकी क्लासमेट है इस तरह से आपको कई बार बुलाते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि आपको किस सरदार साहब कह के कई बार बुलाते हो, सरदार साहब की हाल है तुहाडा, इस तरह से, और सैनी साहब की हाल है तुहाडा। तो ये सब क्या है? ये एक आइडेंटिटी, इसको हम नाम देते हैं कि जिस चीज़ से, जिस कैरेक्टरिस्टिक से या जिस कंडीशन से आपकी पहचान बनती है उसको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। कई बार हमें जैसे अगर ये सिर्फ पर्सन से रिलेटेड नहीं है, कई बार हम चीज़ों से रिलेटेड भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर मैं मान लो अपने फ्रेंड को बता रही हूँ कि मेरे पास तो ऐसा फ़ोन है, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, तो आपका फ्रेंड आपसे क्यों नोकिया का फ़ोन है तुम्हारे पास? क्योंकि वो उसका एक फ़ीचर है कि नोकिया के फ़ोन का आपको लगता है कि एक फ़ीचर है जिससे वो जल्दी रिचार्ज हो जाता है। तो आइडेंटिटी क्या है? द कंडीशन और कैरेक्टर एज टू हु अ पर्सन और अ थिंग इज। जिस चीज़ से या जिस चीज़ को या जिस पर्सन को जिस कैरेक्टरिस्टिक से या उस कंडीशन से पहचाना जाए उसको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। तो कई बार आइडेंटिटी को बताने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो किसी भी पर्सन की को आइडेंटिफाई करने वाले, उसके आइडेंटिटी बताने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं। कई बार रेस वो फैक्टर बनता है, कई बार रिलीजियन वो फैक्टर बनता है। जैसे आप अगर ये बात करें, जैसे आप बात करते हैं कि सरदार लोग जो हैं, सिख लोग जो हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बहुत दिल के अमीर होते हैं। तो जब आपने एक कम्युनिटी की बात करी, एक रिलीजन की बात करी, तो वहाँ आप जो पर्सन को जो आइडेंटिटी दे रहे हो, उस ग्रुप को जो आइडेंटिटी दे रहे हो, वो किससे, रिलीजन से दे रहे हैं। कई बार हम कास्ट को लेके चलते हैं, सैनी साहब बड़े दिल वाले हैं, या सैनी साहब जो हैं वो बहुत मिलनसार हैं। इस तरह से किसी पर्सन को आप, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आइडेंटिफाई करने के इस सोसाइटी के अंदर। कई बार हम उसको रेस से, कई बार हम उसको कास्ट से, कई बार हम उसको रिलीजियन से, कई बार जो है फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से भी। जैसे आप बोलते हो कि ये एक स्पेशल बच्चा है, एक स्पेशल चिल्ड्रन है, तो एक स्पेशल चिल्ड्रन क्या है? उसकी एक डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, उससे पहचानते हैं। कई बार हम रिलीजियन से पहचानते हैं, कई बार हम उसको रीज़न से भी पहचानते हैं। हिमाचली लोग बड़े सुंदर होते हैं, या कश्मीरी लोग जो हैं बड़े गोरे होते हैं। तो इस तरह से कश्मीरी लोग क्या है, एक आइडेंटिटी आपने दे दी उसको। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक सोसाइटी के अंदर जो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसको पहचाना जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इन सबको, इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? इन सब चीज़ों से, इन फैक्टर्स के बेस पे जब हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम उसकी आइडेंटिटी बोलते हैं, उस पर्सन की आइडेंटिटी बोलते हैं। वो कंडीशन टू कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे कई बार हम उसको उसकी कास्ट से संबोधित करते हैं, कई बार हम उसकी जो कैरेक्टर, डांसर की कैरेक्टर बड़ा, और ये डांसर साहब इधर आओ, ये डांसर साहब ये कर दो। तो ये क्या है? कई बार उसके हम डांसर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे उसको आइडेंटिटी देते हैं। तो ये किसी पर्सन को, एक इंडिविजुअल को आइडेंटिटी देने वाले फैक्टर्स हैं। कई बार हम आइडेंटिटी जो है, जैसे ये लड़की ये कर रही थी, या जो है लड़का ये कर रहा था, तो ये जेंडर से भी जो हम आइडेंटिटी देते हैं उसको हम जेंडर आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। मेन और वीमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने, उनके बेस पे जो आइडेंटिटी देते हैं उसको हम जेंडर आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेंडर आइडेंटिटी के का ही है, कि जेंडर आइडेंटिटी होती क्या है और कैसे डेवलप होती है, इसकी डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी कैसे होती है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जेंडर आइडेंटिटी इज द एक्सटेंट टू वे वी फील एंड द वे वी एक्सप्रेस आर जेंडर टू द अदर्स। वो तरीका जिसमें हम अपने आप को जिस जेंडर में फील करते हैं, मेल या फीमेल में, ये इसका जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स है उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं होता है कि अगर आपका बायोलॉजिकल सेक्स फीमेल ही है तो आप फीमेल की तरह ही एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
कई बार जो है फीमेल होते हैं, बायोलॉजिकल सेक्स फीमेल है, पर वो लड़कों की तरह एक्ट करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह बाल रखना, या उनकी तरह उनकी मस्कुलिन बॉडी होना, या उनकी तरह बिहेव करना। तो ये बायोलॉजिकल सेक्स होना और अपने आप को एक्सप्रेस करना एज ए जेंडर दो अलग फैक्टर हैं। वो सेम भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल सेक्स आपका सेम है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप उसी तरह की एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। तो जेंडर आइडेंटिटी इज द एक्सटेंट टू वे वी फील एंड द वे वी एक्सप्रेस आवर जेंडर टू द अदर्स। जैसा हम दूसरे के सामने अपने आप को शो करते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम शो करते हैं एज अ जेंडर, एज अ मेल और फीमेल, इंक्लूडिंग द वे वी ड्रेस, टॉक एंड एक्ट। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, वो वे है जेंडर आइडेंटिटी। कुछ लोगों की तो जेंडर आइडेंटिटी उनके बायोलॉजिकल सेक्स के साथ मैच करती है। जैसे आप लड़की हैं और लड़की की तरह ही बिहेव करते हैं, उनकी तरह ही कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह लैंग्वेज बोलते हैं, उसी तरह से बातचीत करते हैं। तो जब आपका बायोलॉजिकल सेक्स और आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप सोसाइटी ने आपको दी है एज अ फीमेल, उनके साथ मैच करती हैं, तो उसको हम सिस जेंडर बोलते हैं। कि आपके बायोलॉजिकल सेक्स के साथ ही आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल, आपको बायोलॉजिकल सेक्स आपका फीमेल है, फीमेल जैसी आप बिहेव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उस तरह की है, तो उसको सिस जेंडर बोलते हैं हम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स है उसी तरह आप बिहेव भी करें, उस तरह क्या ही आप जेंडर की तरह एक्सप्रेस करें। कई बार हम उल्टा भी होता है, बायोलॉजिकल सेक्स गर्ल का है, पर जब आप बड़े होते जाते अपने आप को एक लड़के की तरह एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से ड्रेसअप होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, कैसे, अगर बायोलॉजिकल सेक्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच नहीं करता है, जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच नहीं करता है, तो उस केस में उस जेंडर को हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी होती है। और अगर सेम होता है तो उसको हम सिस जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। जेंडर आइडेंटिटी के बारे में हमें, जब हम शुरू से ही पैदा होते हैं उस टाइम तो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स हमारे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या डॉक्टर्स बता देते हैं ये गर्ल है या बॉय है। और उसके बाद जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सोसाइटी जो चाहती है एक गर्ल के रूप में और एक बॉय के रूप में, वो हमें जीवन के शुरुआती दिनों में ही बताना शुरू कर दिया जाता है। जैसे मेरी भी एक डॉटर है और बेटा है, तो डॉटर को भी उस तरह की चीज़ें बताना शुरू कर देते, नहीं तुम गर्ल हो, लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं, लड़कियां ये वाले काम लड़कियां तो बड़े अच्छे से रखती हैं घर को। बात तो वैसे ही भी हम ना चाहते हुए भी वो उनके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये जीवन के शुरुआती दिनों में ही शुरू हो जाता है। कई बार तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट, बड़े होते होते हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं लड़की हूँ तो मुझे इस तरह से ही बिहेव करना है। पर कई बार ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। कई बार हम उन चीज़ों को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमारे ऊपर समाज ने डाली हैं कि एज अ गर्ल तुम्हें इस तरह से बिहेव करना है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। आगे अगर हम बात करें, एक तो हमने सिस जेंडर की बात करी अभी, मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपका बायोलॉजिकल सेक्स जो है गर्ल का है और बड़े होते होते भी आप एक गर्ल, एक वुमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही रखती हैं, उसी तरह से ड्रेसअप होती हैं, उस तरह से बिहेव करती हैं, तो उसको सिस जेंडर का नाम दिया जाता है। और अगर आप बायोलॉजिकल आपका सेक्स गर्ल है और आप बड़े होते होते आप बॉयज़ की तरह बिहेव करती हैं, मतलब उस तरह ही बातचीत करना, उस तरह ही ड्रेसअप होना, पूरा बॉय वाला ही, तो उसको ट्रांसजेंडर का नाम दिया। इनसे अलग एक और होता है जिसको हम एंड्रोगाइनस भी बोलते हैं, जिसमें मैन और वीमेन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें पता ही नहीं चलता कि वो मैन है या वीमेन है। तो जो ये डेवलपमेंट है, अभी कई बार तो जो ट्रांसजेंडर वाले जो लोग होते हैं उनको जैसे बायोलॉजिकल सेक्स गर्ल है और वो बिहेव बॉय की तरह करता है, उसको बिहेव मतलब बॉय वाली ही फीलिंग्स अच्छी लगती हैं, उसी तरह एक्सप्रेस करना। तो इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम पे हो जाती हैं ये चीज़ें और वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते, तो वो अपने सेक्स को भी चेंज कर ले। कुछ ऐसे मेडिकल इंटरवेंशन है जिससे वो अपने सेक्स को ही चेंज कर लेते हैं, वो सेक्स भी चेंज करा के मेल ही बन जाते हैं। तो इस तरह के आइडेंटिटीज़ यहाँ पर हैं सोसाइटी के अंदर। अब ये जेंडर आइडेंटिटी डेवलप कब होती है, कब से डेवलप होना शुरू हो जाती है, कब से इसकी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है?
3 से 6 साल के बीच में ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले बच्चे को नहीं पता होता है, गर्ल और बॉय का कंसेप्ट उसको नहीं पता है, एटलीस्ट वो बोलना नहीं आता है, उसको समझ नहीं, चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो सिर्फ मदर को जानता है, घर में जो हैं या उनको उसको खाने पीने का ही पता है। 3 से 6 साल के बीच में जो है ये जेंडर आइडेंटिटी, ये जो मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये घर में ही होता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे इसको प्री स्कूलिंग जो होती है, 3 से 6 साल जो है वो घर में ही रहता है, और वहाँ से ही उसका जेंडर के बारे में उसको पता चलना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर या जेंडर फ्लूइड जिनको हम बोलते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, मतलब होते हैं, वो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको खुद को भी पता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के सामने, क्योंकि उनको लगता है कि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एज अ टोडलर या प्री स्कूलर्स, जो चिल्ड्रन हैं जो लर्न अबाउट डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ जेंडर, जो उनको डिफाइन कर दिया गया है इस एज ग्रुप में। प्री स्कूल एज जो है 3 से 6 साल वाली जो एज है, प्री स्कूल एज या टोडलर एज जिसको बोलते हैं, जिस तरह से हम उनको डिफाइन करेंगे, जैसे एज अ मदर अगर मैं अपने बच्चे को डिफाइन करूंगी, अपनी गर्ल को डिफाइन करूंगी, जैसे मैंने अभी बताया कि नहीं लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां तो ये वाले कलर पहनती हैं, या लड़कियां ये वाले काम करती हैं, घर के काम करती हैं, सफाई रखती हैं, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती है। तो जिस तरह से हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफाइन करते हैं, उसी तरह की वो सीख जाते हैं, उनके अपनी कोई राय नहीं होती उस चीज़ के बारे में। तो उनको जो डिफाइन किया जाता है और जो घर में देखते हैं, जैसे मदर को मेरी बेटी मुझे घर का काम करते हुए देखती है, तो वो भी मुझे ये बोलती है कि चलो मम्मा मैं क्या कहते हैं बर्तन साफ कराती हूँ आपके साथ, या आपके साथ ये खाना मैं भी बनाऊंगी, रोटी। तो इस तरह से जिस तरह से वो घर में दूसरे मेंबर्स को, उसको पता है कि मेरी मदर के मेरे जैसी दिखती है, या वो भी गर्ल है मैं भी गर्ल है, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन किया है कि आप गर्ल हो मैं भी गर्ल हूँ, पापा बॉय हैं, भैया भी बॉय हैं, ये मेल है ये फीमेल, इस तरह का जो हम डिफाइन कर देते हैं, और जो हमारे रोल वो घर में देखते हैं, उसी से वो सीखना शुरू हो जाते हैं मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसी तरह से वो एक्सप्रेस भी करते हैं, और उनके खेल भी उसी तरह के हो जाते हैं। जैसे जो बेटी है वो किस तरह के खेल पसंद करती है, स्कूल में भी उसकी टीचर फीमेल ही है, तो या तो इस तरह के खेल खेलेगी कि वो टीचर बन जाएगी, फीमेल टीचर, मैं प्रगति मैम हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो, या फिर मैं मम्मा हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, इनको बच्चों को ऐसे सुलाना है, तो उसी तरह से इमिटेट करते हैं वो आपको, और उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है एक फीमेल और मेल का, जेंडर आइडेंटिटी का। आगे अगर हम आगे बात करें, जो 5 से 7 साल की जो एज है, उसमें जेंडर आइडेंटिटी जो है वो रेज्ड हो जाती है। जैसे जो लड़कियां हैं लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं, लड़के हैं लड़कों के साथ, और इतनी रिजिड हो जाती है कि अगर उनकी लड़के की आप कॉपी आप अगर लेके आए या बैग लेके आए, उसमें अगर उस बैग में एक कलर भी पिंक भी दिख जाए उनको, मैं ये बैग नहीं लूंगा, ये टिफिन मैं नहीं लेके जाऊंगा स्कूल में, ये तो पिंक कलर का है, ये तो लड़कियों वाला है, तो वो रिजिडिटी आ जाती है उसके अंदर, जो जेंडर आइडेंटिटी है, जो मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद 5 से 7 साल के बाद जब बच्चा आगे बड़ा होता है, यहाँ पे तो 5 से 7 साल की एज के अंदर रिजिडिटी होती है, जेंडर की रिजिडिटी होती है, मेल और फीमेल की। उसके बाद वो रिजिडिटी थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो जाती है जैसे बच्चा बड़ा होता है, और जो बड़ा होते होते जो सोशली डिफाइंड जेंडर हैं, जो सोसाइटी ने डिफाइन किए हैं कि मेल को यही करना है, फीमेल को ये करना है, तो अब उसकी अपनी मर्जी है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो एक बॉय है और वो फीमेल वाले काम करना चाहता है, एज ए जेंडर आइडेंटिटी जो है वो फीमेल वाली लेना चाहता है, विमेन वाली लेना चाहता है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। उस टाइम पे जो सोसाइटी उसको प्रेशराइज नहीं करती है, वो छोटी एज में ही है जब हम उसको डिफाइन करते हैं ये चीज़ें। तो कुछ जो बच्चे हैं बड़े होकर वो अपनी सेम आइडेंटिटी जो उनको सिखाई गई है शुरू से कि मेल है तो क्या काम करने हैं, फीमेल है तो क्या करने हैं, उनको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं और कहीं नहीं भी करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम चलते हैं कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो जेंडर आइडेंटिटी का जो आप कंसेप्ट सिखाते हैं, जो आप शुरू में एज अ टोडलर सिखाते हैं, वो घर से बच्चा सीखता है, और वो घर से किस तरह से सीखता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके इस प्रोसेस को, इस जेंडर आइडेंटिटी को पहचानने में उसको इफेक्ट करते हैं। पहला जो है आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न। सबसे पहले तो आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न किस तरह की होती है,
बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अब शादी से पहले की अगर आप बात कीजिए, शादी से पहले हमें घर में और तरह का माहौल मिलता है। बॉय है, कई बार तो पेरेंट्स जो हैं गर्ल को भी एक बॉय की तरह ही फील कराते हैं, उसी तरह की उनको चीज़ें, उसी तरह के गेम खिलाना। आज के जो पेरेंट्स हैं, आज की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उसी तरह से फील कराते हैं गर्ल को। कोई काम नहीं, जैसे हम आज की मदर बोले रहे हैं, दो लड़कियों को क्या काम कराना, ये भी लड़कों की तरह ही हैं, तो इनको भी उसी तरह के हम गेम भी खिलाते हैं। जैसे मैं भी अपनी बेटी को चाहती हूँ कि वो फुटबॉल खेले, वो इस तरह के काम करे, दूसरे काम भी करें, नो डाउट कि वो डांसिंग भी करे अगर उसका इंटरेस्ट है तो, पर ये वाले काम भी हम उनको ये फील नहीं कराना चाहते कि आप लड़कों से कम हो। तो इस ऐसी फैमिलीज में जब लड़कियों की शादी होती है और दूसरी जगह जाती हैं, तो वहाँ पे जब शादी के बाद आप दूसरी जगह जाती हैं लड़कियाँ, और वहाँ पे उनको एक फीमेल का जो रोल अदा करना पड़ता है, कुक भी करना है, ये भी, और कई बार तो फैमिली आपसे ही एक्सपेक्ट करती है कि एज अ गर्ल ही आपने ही कुक करना है, आपने ये करना है, हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं। तो वहाँ पे जो है आइडेंटिटी कन्फ्यूजन आ जाती है उसके उस पर्सन के दिमाग में कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे ये इफेक्ट भी पड़ता है एक फैमिली के ऊपर कि इस तरह की फैमिलीज फिर टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसने कहीं वो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बनी रहती है उसके दिमाग में। सेकंड जो है चेंजिंग फैमिली वैल्यूज़, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वो अब चेंज हो रही हैं। पहले रिजिड होती थी वैल्यूज़, पहले जो था जो पेरेंट्स सिखाते थे गर्ल ने यही काम करने हैं, बॉय ने यही करने हैं। अगर गर्ल ने बॉय वाले काम कर लिए या बॉय ने गर्ल वाले काम कर लिए, तो वहीं पे पेरेंट्स ने उनको सज़ा दे देनी है, पनिशमेंट दे देनी है, डांट देना है। जैसे मदर्स बोलती थी कि लड़कियों को तो उठना ही होता है जल्दी, लड़कियों को तो ये काम करना ही है। तो अब जो है वो जो फैमिली वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, अब न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, और वो वैल्यूज़ चेंज होने से अब जेंडर जो आइडेंटिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि गर्ल के अंदर गर्ल वाले ही फैक्टर आएंगे और बॉय के अंदर बॉय वाले। तो वो चेंजिंग जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो भी एक अहम भूमिका अदा करती हैं जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने में। किस तरह की आइडेंटिटी डेवलप होती है एक बच्चे की आगे जाके। नेक्स्ट है जो वर्किंग वुमेन। अगर हम जो आज की न्यूक्लियर फैमिली में जो मदर्स हैं, क्योंकि सिनेरियो इस तरह का है कि अगर एक पेरेंट्स में से दोनों में से एक कमाता है और दूसरा नहीं कमाता है, तो खर्चे इतने होते हैं कि पूरे नहीं होते। तो वर्किंग वुमेन जो हैं, डॉटर और सन जो हैं, अगर वर्किंग वुमेन ऐसी है कि उसको बाहर काम करती है और हस्बैंड घर पे हेल्प करता है, तो उसका जो बेटा होगा वो भी इस तरह का ही हो जाएगा बाद में जाके। और जो डॉटर, अगर उसको ही दोनों काम करने पड़ते हैं, तो अगर वो देखता है तो वो भी इस तरह का ही करेगा अपनी वाइफ के साथ। तो इस तरह के जो ये वर्किंग वुमेन अगर घर में है, तो अलग तरह का जेंडर आइडेंटिटी का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, अब ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का जो पेरेंटिंग कौन कर रहा है घर में, वो पीछे किसके पास रह रहा है। कई बार वो दादा दादी के पास रहता है, कई बार वो मेड के ही पास रहता है, कई बार बच्चा जो पेरेंटिंग है उसकी, मतलब उसको खाना पिलाना ये सब काम करना कई बार फादर करता है, कई बार मदर ही करता है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो जो बंदा जो इंडिविजुअल उसके लिए एक पेरेंट का काम कर रहा है, उसकी किस तरह की वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह से उसको सिखाता है। तो उसी तरह की आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है आगे जाके बच्चों के अंदर। अब आगे हम बात करेंगे पेरेंट्स प्रेफरेंसेस की। पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस किस तरह की होती हैं कि उसका अगर कोई लड़का है घर में, लड़का अगर अपने फादर वाला, मान लीजिए फादर को फुटबॉल पसंद है, बट लड़का भी वो फुटबॉल खेलता है, तो उसको बड़ा मोटिवेट किया जाता है, वो अपने पापा की तरह फुटबॉल खेल रहा है। अगर वो अपनी बड़ी बहन की तरह डॉल के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको रीडायरेक्ट किया जाता है कि नहीं, तूने आगे से ये काम नहीं करने, लड़कियों वाले काम नहीं करने। तो इन चीज़ों को देख के बच्चे की उसी तरह की बच्चे को लगता है कि नहीं, लड़के को तो यही काम करने होते हैं, तो वो लड़के की तरह भी उस तरह की आइडेंटिटी उसकी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन स्टीरियोटिपिकल पेरेंट्स। नॉन स्टीरियोटिपिकल पेरेंट्स मीन्स जो पहले स्टीरियोटिपिकल पेरेंट्स होते थे कि लड़कियों को ही घर का काम करना है, वीमेन को ही करना है, मेन को बाहर के काम करने। आज की वो सिचुएशन नहीं है, आज दोनों बाहर के काम भी कर लेते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं। तो इसी तरह की, जैसा वो घर में देखते हैं बच्चे, उसी तरह की
उनकी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है करियर ओरिएंटेड मदर्स। अगर करियर ओरिएंटेड मदर होती हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं, और वो उनकी बेटी है तो वो अपनी बेटी से भी उसी तरह का एक्सपेक्ट करेंगी। उनकी एक्सपेक्टेशन जो है एजुकेशन के फील्ड में कि मेरी लड़की जो है एजुकेशन में अच्छी हो और ये घर के काम ना करे, ये उनके लिए नौकर बहुत हैं। वोकेशन किसी जॉब की प्रेफरेंस देते हैं। तो उसी तरह की अब वो जो लड़कियों की जो इस तरह की जो मदर हैं, उनकी जो बेटियां होती हैं उसी तरह की आइडेंटिटी, क्योंकि मदर उनको इसी तरह से सिखा रही है, करियर ओरिएंटेड होना सिखा रही है, तो उनकी आइडेंटिटी उसी तरह की हो जाती है। नेक्स्ट जो है पेरेंट्स जेंडर स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशंस। स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशन कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बॉयज़ को एग्रेसिव ही होना चाहिए, मेन को साइंटिस्ट ही होना चाहिए, गर्ल्स को रीडिंग में अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह की जिस तरह की वो बच्चों को सिखाते हैं उसी तरह की आइडेंटिटी डेवलप हो जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक और है इसमें पेरेंट्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डॉटर एंड सन। कई बार कुछ फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होती हैं, जो कि पेरेंट्स जो हैं स्टीरियोटिपिकल हैं, तो डॉटर और सन के बीच में इस तरह की डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको देख के भी उसी तरह की आइडेंटिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ एक घर के अंदर सोशलाइजेशन है जो जेंडर आइडेंटिटी डिफाइन करता है बच्चों को, जेंडर आइडेंटिटी की डेवलपमेंट करता है बच्चों के अंदर, उनको बताता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो सेकंड जो स्टेज थी 5 to 7 ईयर्स, जहाँ पे बच्चा स्कूल में पहुँच जाता है। अभी स्कूल में उसकी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। घर में तो उसने जो सीखा है, अब सोशलाइजेशन उसकी स्कूल के अंदर है। स्कूल में वो किस किस चीज़ के थ्रू जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सीखता है? सबसे पहले करिकुलम के थ्रू वो सीखता है। करिकुलम में कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स डाले जाते हैं जिसमें वीमेन और मैन की जो सिचुएशन है वो किस तरह की है, कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट में, एक आधे सब्जेक्ट को, टेक्निकल सब्जेक्ट को छोड़ के ऐसे आप टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो करिकुलम एक अहम भूमिका अदा करता है जब भी हम जेंडर आइडेंटिटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों के बीच में। नेक्स्ट जो है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो स्कूल हैं बच्चों को एक सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर डेवलप करने की कोशिश करता है। जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ख़त्म, मतलब मैन और वीमेन वाला वो बच्चों के अंदर वो डिफरेंशिएशन ना के बराबर रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट जो है वाइडन्स द मेंटल होरिजन। जो बच्चों का मेंटल होरिजन है उसको वाइडन करने में, कि गर्ल और बॉय कुछ दो अलग चीज़ें नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स की गर्ल को यही काम करने। तो स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि गर्ल्स भी जो हैं वो बॉयज़ का काम कर सकती हैं और बॉयज़ भी जो हैं वो गर्ल्स का काम कर सकते हैं। तो उनका मेंटल जो होरिजन है उसको बढ़ाता है, उनकी सोच को वाइड करता है। नेक्स्ट जो है स्कूल प्रिपेयर्स टू अडेप्ट फॉर चेंजिंग कंडीशंस। स्कूल ही सिखाता है बच्चों को कि कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अब वो स्टीरियोटाइप कंडीशन नहीं रही हैं कि मेल ने यही काम करने और फीमेल ने यही काम करने हैं। तो उन चेंजिंग कंडीशंस को अडेप्ट करने के लिए स्कूल तैयार करता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट जो है सोशल रोल एंड स्किल्स। सोशल रोल एंड स्किल के बारे में बताता है कि किस तरह की जो स्किल हैं या सोसाइटी के अंदर जो रोल हैं वो होने चाहिए एज अ जेंडर आपके। तो वो जेंडर आइडेंटिटी वहाँ से भी डेवलप होती है स्टूडेंट्स की। अदर जो और कुछ जो एजेंसीज़ हैं जो जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करने का काम करती हैं वो हैं आपके पीयर ग्रुप। जिस तरह का आपका पीयर ग्रुप है, अगर तो आपका पीयर ग्रुप उसी तरह का है कि नहीं लड़के हैं, सारे लड़के ही हैं, नहीं लड़कों को ऐसे मुच्छों वाले और ये तगड़ा होना चाहिए और ये करना चाहिए, लड़कियों वाले काम है वो ऐसे करते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी दिन पिंक कलर की टी शर्ट पहन भी ली है और आपके पीयर ग्रुप ने वो लड़कियों वाली टी शर्ट पहन के आया है, तो उसी जिस तरह का आपका, कई बार आपका पीयर ग्रुप बड़ा दूसरी तरह का भी होता है कि नहीं उनको पता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरह का आपका पीयर ग्रुप भी है। तो जिस तरह के आप पीयर ग्रुप में रहते हैं उसी तरह की आपकी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है आपके अंदर, उसी तरह के विचार हो जाते हैं आपके मेल और फीमेल के बारे में। नेक्स्ट जो है मास मीडिया भी एक अहम भूमिका अदा करता है जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट जो है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। इंटरनेट पे हम ज़्यादातर टाइम हम रहते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका फेसबुक है, वहाँ से भी आपकी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है, वो भी आपको इफ़ेक्ट करता है आपकी आइडेंटिटी को मैन या एज अ मैन या वीमेन डेवलप करने में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे
वो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जेंडर आइडेंटिटी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूड प्री एंड पोस्ट नेटल हार्मोन लेवल एंड जेनेटिक सेटअप, कि जिस तरह का आपका जेनेटिक सेटअप है। कई बार क्या होता है, कुछ फैमिली जेनेटिकली जो है, फैमिलीज में जो लोग होते हैं जेनेटिकली वो मस्कुलिन टाइप होते हैं, तो अगर उस फैमिली की जो गर्ल भी होगी तो वो मस्कुलिन टाइप ही दिखती है, उसके जो फीचर्स हैं या उसका जो बॉडी सेटअप है वो उसी मस्कुलिन टाइप हो जाता है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जेनेटिक, या फिर जो प्री एंड पोस्ट नेटल हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार जो लड़के होते हैं बड़ी सॉफ्ट उनके फीचर्स हो गए, लड़कियों वाले फीचर्स हो गए, तो इस तरह के, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो जो इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को। सेकंड जो है सोशल फैक्टर, जो उनके आसपास, सोशल फैक्टर में जो सोसाइटी में जो उनके आसपास जिस तरह के लोग रह रहे हैं उनका भी उसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है जेंडर आइडेंटिटी के बारे में। किस तरह की जेंडर आइडेंटिटी, अगर आपके आसपास जो है बिल्कुल स्टीरियोटाइप लोग रहते हैं कि गर्ल को ये इसी तरह ड्रेसअप होना है, जीन नहीं पहननी है, ये नहीं करना है, तो आपकी आइडेंटिटी उसी तरह से निकल के आएगी, उसी तरह की उभर के आएगी। अगर दूसरी तरह के हैं तो दूसरी तरह की आएंगी। तो ये जो सोशल फैक्टर हैं, जो चिल्ड्रन आर शेप्ड एंड मोल्डेड बाय द पीपल सराउंडिंग देम हु दे ट्राई टू इमिटेट एंड फॉलो, और इसी तरह के लोगों को जो आपके आसपास के उनकी तरह ही आप इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में भी आप देखोगे तो गर्ल जो है या इमिटेट करना शुरू कर देती है अपनी मदर को, कि मदर अगर खाना बना रही है वो भी अपने जो किचन है, किचन सेट को लेके उसको खाना बनाना शुरू कर देती है। फादर जो है अगर चेस खेल रहा है तो बेटा भी चेस खेलना शुरू कर देता है। तो इमिटेट कर दे, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो सोसाइटी में जो आपके आसपास के लोग हैं उनको देख देख के आपकी जेंडर आइडेंटिटी, ये एक फैक्टर है जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से फैमिली में या स्कूल में बच्चा ऑब्जर्व करता है और इमिटेट करता है, वही घर वाली बात है इसमें भी, कि अगर फादर फुटबॉल खेलता है तो बच्चा, लड़का भी उसी तरह से इमिटेट करना शुरू कर देगा और उसे मोटिवेट भी किया जाएगा। और अगर लड़की है तो उसको डोल खेलते हुए ही, हाँ इसके यही खेल हैं, इसको यही खेलना चाहिए, तो इस तरह से। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज, जब शुरू में लैंग्वेज सिखाई जाती है, वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज चिल्ड्रन लर्न टू सेपरेट मस्कुलिन एंड फैमिली। सीता ये काम करती है, अगर बच्चा लगा दे करता है तो उसको वहीं करेक्ट किया जाता है कि नहीं करती है, ये लड़की है। अगर आपकी डॉटर भी, अगर आपकी बेटी भी इस तरह से बोल रही है मैं ये खाऊंगा, तो भाई तू तो लड़की है, तू खाऊंगा क्यों बोल रही है, तू खाऊंगी बोल। तो इस तरह से जब हम लैंग्वेज सिखाते हैं तो वहीं से उनको मस्कुलिन और फेमिनिन का कंसेप्ट बताना शुरू कर देते हैं। तो ये एक फैक्टर है लैंग्वेज, जो जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो है कंपटीशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल फ्यूचर, कि हमारे जो हमें लगता है, बच्चों को लगता है या किसी पर्सन को लगता है कि जो मैन हैं जो वो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी सोसाइटी में ज़्यादा प्रेस्टीज होती है उनके डिसीजन के ऊपर, तो हम उसी तरह से अपनी आइडेंटिटी उस तरह से ही लेना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक गर्ल है, उसको लगता है कि नहीं मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या वो ज़्यादा सिक्योर रहते हैं सोसाइटी में, तो गर्ल भी क्या करेगी, उसी तरह से ड्रेसअप होना शुरू कर देगी, वो अपनी आइडेंटिटी उस तरह से बना, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मैन की पर्सनालिटी से, या मैन को जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं या जो मैन को काम दिए गए उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो बायोलॉजिकल सेक्स उसका गर्ल होते हुए भी वो अपनी आइडेंटिटी एक मेल की तरह बना लेती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो जेंडर आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो जेंडर आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। आज के टॉपिक के लिए इतना ही था। होप कि आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने कमेंट देना ना भूलिए। आपके जो कमेंट हैं मेरे लिए फीडबैक का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।